हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार जांगिड, व्याख्याता इतिहास एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर, जो कि संबंधित है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित कक्षा 12 की पुस्तक भारत का इतिहास से। इसका पहला अध्याय भारत का वैभवपूर्ण अतीत का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके मुख्य बिंदु एक, भारतीय इतिहास के स्रोत का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के वैभवशाली उपलब्धियाँ। तो हम ये जान लें कि भारत की वैभवशाली उपलब्धियाँ बहुत अनगिनत हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में जो दिया गया है उसी का हम अध्ययन करेंगे। क्यों हम जानते हैं कि विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए केवल यह आवश्यक है कि उसने क्या पढ़ा। आवश्यक ये नहीं है कि उसने कितना पढ़ा, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है, कितना भी अध्ययन करो। लेकिन हमें जब सफल होना है तो हमें उसके लिए चुनिंदा टॉपिक्स चुनने होते हैं अपने स्तर के अनुसार। इसलिए हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं कुछ उपलब्धियों का, जिसमें पहली है भारतीय संस्कृति का विश्व संचार, यानी कि भारतीय संस्कृति विश्व में किस किस स्थान पर पहुँची। यक्षों द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे, चीन के उत्तरी दरवाजे पर लिखा संस्कृत में लेख। इससे सिद्ध हो जाता है कि भारतीय संस्कृति चीन तक फैली हुई थी। म्यूर के अनुसार भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की समूची दुनिया में बराबरी नहीं है, क्योंकि भारत एक विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। यहाँ पर कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसलिए वनस्पति भी कई प्रकार की होती है। अलकाट महोदय मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारत को मानते हैं। सर वाल्टर रेले प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत में ही हुआ, ऐसा उनका विचार है। वॉल्टेयर को ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की गई, तब उन्होंने कहा था कि यह देन इतनी अमूल्य है कि पाश्चात्य राष्ट्र सदैव पूर्व के ऋणी रहेंगे, क्योंकि ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मसूदी के अनुसार भारत की सीमा जाबाग यानी कि सुमात्रा जावा तक फैली हुई थी। इन्होंने अपनी पुस्तक में यह भी कहा है कि भारत का राज्य स्थल ही नहीं समुद्र पर भी पूर्ण रूप से था। अग्निपुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। द्वीपांतर, इस शब्द को ज़रूर ध्यान से देखें कि कई बार प्रश्न भी आता है कि द्वीपांतर किसे कहते हैं। तो समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। इसमें 9 द्वीप शामिल थे: जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबुज, शाम, चंपा, बर्मा, लंका आदि, जो वर्तमान में ये नाम आ चुके हैं। जो एक द्वीप है वो इनमें ही मिल गया है। भारतीय संस्कृति के विश्व संचार के उदाहरण। पहला, फूनान संस्कृति का निर्माण कौंडिन्य द्वारा किया गया। कंबोडिया में कंबू नामक वीर पहुंचा। सुमात्रा में श्री विजय का साम्राज्य उदित हुआ था। चंपा व अनाम में बलाढ्य हिंदू राज्य का उदय हुआ। बोर्नियो से अश्ववर्मन के राज्य के प्रमाण मिलते हैं। जावा में आज भी शक काल गणना प्रचलन में है। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति का प्रसार इन क्षेत्रों में था। आर्य, आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो आर्य संस्कृति एक श्रेष्ठ संस्कृति है और भारतीय ये चाहते थे कि विश्व को इससे अवगत कराया जाए, बस केवल इनका यही मुख्य उद्देश्य था। भारतीय संस्कृति के प्रतीक जो विश्व में आज भी अटल भारत की संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं वे हैं बोरोबुदुर विहार जावा में, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में। अब प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का वर्णन विद्वानों ने किया है। चीनी यात्री फायान समुद्र मार्ग से ही दक्षिण भारत में से
चीन गया था और उसने अपने यात्रा विवरण में ऐसे जलयान का वर्णन किया है जिसमें 1000 यात्री सफ़र कर सकते थे। अब है प्राचीन नाविक शब्दावली। नव यानी कि जलयान, जो आज उर्दू में नाव के रूप में प्रयुक्त होता है। नवगति, जिसका अर्थ है जलयान की विद्या, आज इसे अंग्रेजी में नेविगेशन कहा जाता है। लोह मत्स्य यंत्र, नाविकों का दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास। रत्नाकर, अरब सागर को कहा जाता है। महोदधि, बंगाल की खाड़ी को। अब है नौ पदाधिकारी, उस समय के नाविक पदाधिकारी। नौका अध्यक्ष, नौका समूह का प्रमुख अधिकारी। कर्णधार या महासारथ, प्रत्येक नौका का प्रमुख अधिकारी। नियामक, पतवार संभालने वाला। दत्र रश्मि ग्राहक, स्वतंत्र अधिकारी, प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट। अब है नव संबंधित पुस्तक। युक्ति कल्प तरु, धार के राजा भोज द्वारा लिखित पुस्तक में नौका निर्माण व नौका के प्रकार का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इंडिका, मैगस्थनीज ने 9 दलों के नौका संगठन का उल्लेख किया है। पेरिप्लस अरिथ्रेंसी, इस पुस्तक में दक्षिण भारत के प्रमुख बंदरगाहों का उल्लेख है, जैसे चोल, दभोल, राजापुर, मालवण, गोवा, कोट्टायम, कोणार्क, मछलीपत्तनम और कावेरीपत्तनम। पश्चिमी तट के बंदरगाह लोथल, सोपारा, भृगुकच्छ आदि। अब हम अध्ययन करेंगे भारत के सबसे प्राचीन बंदरगाह का, जिसका नाम है लोथल। गुजरात में स्थित यह हड़प्पा सभ्यता के काल का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। मिस्र, ईरान, मेसोपोटामिया आदि देशों से इसी बंदरगाह से व्यापार होता था। लोथल की विशेषता: लंबाई 756 फीट, चौड़ाई 126 फीट, क्षमता 60 से 75 टन। मालवाहक जहाज सीधे घाट पर पहुंचते थे। दीवार: पूर्व से पश्चिम 1400 फीट लंबी दीवार थी ताकि भार के समय जहाज के लिए पर्याप्त गहराई तक पानी बना रहे। यहाँ जलपोत तथा छोटी नौकाओं के निर्माण की कार्यशाला भी स्थित थी। हम यह भी जान लें कि लोथल बंदरगाह वर्तमान में भारत में स्थित विशाखापत्तनम बंदरगाह से बड़ा था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्ष सैनिक शक्ति में ही नहीं, नाविक शक्ति और नाविक तकनीक में भी निपुण था। इस तरह हमारे उपलब्धियों का टॉपिक समाप्त होता है। हम अगला टॉपिक प्रागैतिहासिक काल अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।